हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को जो नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो सेकंड चैप्टर है वो है थिन प्रेशर वेसल्स, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ओके, चैप्टर नंबर वन जो था बेसिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स और इलास्टिक कांस्टेंट, उनके बीच का रिलेशन और जितनी भी सारी चीजें थी मैंने आपको पढ़ा दी हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो बीपीएससी और अदर स्टेट लेवल पे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये डिमांड कर रहे हैं कि मैं क्वेश्चंस लेके आऊं। ठीक है, तो क्वेश्चंस की चिंता मत करिए, मैंने कहा है कि मैं हफ्ते में 2 लाइव सेशन लूंगा, पहले चैप्टर तो खत्म होने दीजिए। तो आज कल आप लोगों का चैप्टर खत्म हुआ है, तो विद इन 1 और 2 डेज जो चैप्टर नंबर 1 था, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएंगे, बट द कॉन्सेप्ट विल बी रिलेटेड टू दोस क्वेश्चंस ओनली, और वो चीज मैं लाइव आके आप लोगों को पढ़ाऊंगा और मैं जायजा भी करूंगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, नाउ आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है थिन प्रेशर वेसल्स के बारे में। ये भी आपके सिलेबस में दिया गया था। ठीक है, बहुत इजी है, 3 से 4 बेसिक फॉर्मूला है, क्या होता है, कहां अप्लाई करना है, उसको पढ़ना है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं 2 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, बहुत ही इजी था, बहुत ही बेसिक था, उससे रिलेटेड मैं यहाँ 2 क्वेश्चन लेके आया हूं और ये दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गेट 1995 और गेट 2005 जैसा कि आप देख सकते हैं पूछा गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको एक बार सॉल्व करते हैं, जल्दी से इसको देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद थिन प्रेशर वेसल्स में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्री बार ऑफ लेंथ L, एक बार है, ठीक है, एक फ्री बार है जिसका लेंथ L है, वो यूनिफॉर्मली हीट किया जा रहा है और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ओके, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अल्फा तो दिया जाएगा जब भी थर्मल स्ट्रेसेस की बात आएगी, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मटेरियल के लिए आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, या तो वैल्यू दी जाएगी या तो ऐसे साइन आपको दे दिया जाएगा। ओके, नाउ E is the Young's modulus of elasticity, ये ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E भी दे दिया गया है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। द स्ट्रेस इन द बार इज, देखिए मैंने आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला पढ़ाया था। ठीक है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका तो पता है, देखिए भले गेट में पूछा गया सवाल है लेकिन ये तो डायरेक्ट सवाल है, तो इसका आंसर क्या होगा। अगर किसी बार पर अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया है, चेंज इन टेम्परेचर भी दिया है, यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू दी है, तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले यहां पे गिवन की वैल्यू लिख लेते हैं। गिवन में क्या है आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है अल्फा। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब विद द हेल्प ऑफ साइन ही हमको उसका आंसर बताना है। दूसरी चीज हमको दी है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, टेम्परेचर फाइनल है T डिग्री सेल्सियस माइनस इनिशियल टेम्परेचर है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये आप क्या आ गया T डिग्री सेल्सियस, या डेल्टा T की भी वैल्यू आ गई, जिसको आप डायरेक्टली T भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ये स्मॉल t लिखा है तो आप क्या करिए, इसको स्मॉल t से ही लिख दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको यंग्स मॉड्यूलस की भी वैल्यू दी गई है, तो चलिए यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू क्या हो गई, यंग्स मॉड्यूलस भी आपको दिया गया है E। तो बड़ा इजी सा है भाई, आपको स्ट्रेस की वैल्यू पूछा है, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E अल्फा डेल्टा T, यानी कि द आंसर विल बी E अल्फा T। ओके, देखिए कितना इजी सवाल था, बहुत इजी सवाल था कि नहीं था ये। ओके, नाउ गेट में पूछा गया है तो कुछ तो वैल्यू होगा क्वेश्चन का। ठीक है, ये जो मैंने आपको ये आंसर दिया है, दिस इज द रॉन्ग आंसर, ये गलत है। ठीक है, हालांकि मैंने ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, पर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि स्ट्रेस तभी डेवलप होता है बॉडी में जब उस बॉडी के एक्सपेंशन को रोका जाता है। ठीक है, और अगर बॉडी एक्सपेंड कर रही है तो वहां स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा इन केस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन के पहले ही लाइन पे दे दिया है फ्री बार। फ्री बार का मतलब यही है कि उसके एक्सपेंशन को रोका नहीं जा रहा है, उसको फ्रीली एक्सपेंड होने दिया जा रहा है। तो अगर किसी बार को फ्रीली एक्सपेंड होने दिया जा रहा है तो वहां पे चाहे आप कैसी भी मुझे वैल्यू दे दीजिए, स्ट्रेस की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो इतना तामझाम करने की हमें यहां पे जरूरत नहीं थी। द आंसर इज स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बार इज 0।
ठीक है। अब यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा अटेंटिव बनना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे सिर्फ फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया है, मैंने आपको बोला है कि जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो तभी डेवलप होगा अगर मैं पार्शियल या फुली उसके एक्सपेंशन को रोकूंगा। हालांकि आपके सिलेबस में जो आपको फॉर्मूला पढ़ना है वो फुली जो एक्सपेंशन को हम फुली जो अवॉइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। द आंसर विल बी सिग्मा विल बी 0। ओके चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। ई अल्फा डेल्टा टी ये तब आप अप्लाई करेंगे जब उसके एक्सपेंशन को रोका जा रहा है। यहां पे पहले ही लाइन पे लिख दिया है अब फ्री बार, फ्री बार का मतलब उसका एक्सपेंशन हो रहा है, देन द स्ट्रेस डेवलप्ड इन दिस केस विल बी 0। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। देखिए गेट और कंपटीशन में ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट को, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जाएगा, ठीक है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अ क्यूब विद अ साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर इज यूनिफॉर्मली हीटेड 1 डिग्री सेल्सियस अबव द रूम टेम्परेचर। मतलब एक क्यूब है जिसका साइड आपको दे दिया गया है, चलिए मैं बना भी देता हूं डायग्राम के हिसाब से। एक क्यूब है, ठीक है। चलिए एक क्यूब मैंने बना दिया, ये लीजिए मैंने एक क्यूब बना दिया। इस क्यूब का जो साइड है, अब क्यूब में जो सारे साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ये सारे साइड्स का जो आप लोगों को जो डायमेंशन दे दिया गया है वो दे दिया गया है 1 सेंटीमीटर। ओके 1 सेंटीमीटर, यहां से भी ये हो गया 1 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी है 1 सेंटीमीटर। ओके अब इस जो क्यूब को हीट किया गया है, चलिए तो मैं इसको हीट दे दिया, चलिए ये लीजिए मैंने हीट भी दे दिया इसको, ठीक है। और क्या हुआ, उसका टेम्परेचर उसके रूम टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी कि जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो है 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको दे दी गई है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है द साइड्स आर फ्री टू एक्सपेंड। यहां पे भी देखिए, यहां पे क्वेश्चन आपको बोला है कि उसके जो साइड्स हैं वो फ्री टू एक्सपेंड है, यानी कि वो एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। यहां पे आप लोगों को इसके वॉल्यूम में जो इंक्रीज हुआ है, यानी कि आपको क्या निकालना है, डेल्टा वी की वैल्यू आपको पूछी गई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बताना है, और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है, एंड द कांसेप्ट वाज कि जब भी हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालते हैं, आपको पता है अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम निकालूंगा तो वहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कांसेप्ट आएगा, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहा हूं तो एक क्यूब या क्यूबॉइड के लिए, ठीक है, एक क्यूब या क्यूबॉइड के लिए उसका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो होता है स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन प्लस लीनियर स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस लीनियर स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, ठीक है, ई वाई एन एक्स वाई एन जेड डायरेक्शन, ठीक है। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जिन्होंने भी मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा उनको ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो लोग आज मेरा पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो और जिनको थर्मल स्ट्रेसेस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो जाके देखिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सपेंशन, जब भी हम क्यूब में थर्मल एक्सपेंशन या क्यूबॉइड में थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो वहां पे डायमेंशंस, जो चेंज इन डायमेंशंस होता है वो अलग होता है, बट स्ट्रेन की वैल्यू हमेशा सेम होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि चेंज इन लेंथ की बात करते थे तो एल अल्फा डेल्टा टी, चेंज इन विड्थ की बात करते थे तो बी अल्फा डेल्टा टी, और चेंज इन थिकनेस या हाइट की बात करते थे तो ये होता था एच अल्फा डेल्टा टी। लेकिन हम जब स्ट्रेन की बात करते थे तो वहां पे हमारे स्ट्रेन की वैल्यू क्या आती थी, Ex इज इक्वल टू Ey इज इक्वल टू Ez इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैंने बोला था कि इस बात को याद रखेंगे। आई होप आप लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा। नाउ ये वैल्यूज सारी की सारी सेम होती है, तो वही चीज को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे, तो यहां पे जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये तीनों वैल्यू आ गया, ओके। नाउ यहां पे क्या करना है हमें, अल्फा डेल्टा टी अल्फा डेल्टा टी अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये जो ईवी की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 3 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है।
3 अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू मैंने बताई है कि डेल्टा टी की जो वैल्यू है, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 1 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 3 अल्फा। ठीक है, तो अगर आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो डेल्टा वी की वैल्यू आ गई 3 अल्फा वी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा था, और देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, जब गेट लेवल पे ये बेसिक क्वेश्चन आएंगे तो याद रखिए कि इस लेवल के इससे इजी ही पूछेगा आपको ए या जेई लेवल के पेपर में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं अगर ए जेई लेवल पे आपसे पूछे जाएं तो। ओके, चलिए अब हम हमारे मेन टॉपिक जो कि चैप्टर नंबर 2 है हमारा बीपीएससी के सिलेबस के हिसाब से थिन प्रेशर वेसल्स के बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, थिन प्रेशर वेसल्स। ओके, जो मैकेनिकल एंड सिविल के जो लोग हैं, ठीक है, जो इंटरेस्टेड रहते हैं पावर प्लांट में जॉब करने के लिए, आपको पता है कि गेट या ईएस या एई का पोस्ट निकाल के आप पावर प्लांट्स में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, पावर प्लांट्स में हमारे या जनरली जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पे प्रेशर वेसल्स यूज होते हैं। ठीक है, प्रेशर वेसल्स यूज होते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पे हम कह रहे हैं प्रेशर वेसल्स, प्रेशर वेसल्स। ठीक है, देखिए नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते होंगे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल कंटेनर्स होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स रखे जाते हैं या एयर पास किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन। तो उस टाइप के जो कंटेनर्स होते हैं उन्हीं को हम प्रेशर वेसल्स कहते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको आपको यहां लिख के बता देता हूं। इन इंडस्ट्रीज वेसल्स in the form of vessels in the form of cylinders or spherical vessels are used to contain fluids। ठीक है, fluids such as, किस टाइप के हमारे वेसल्स यूज होते हैं, किस टाइप के प्रेशर वेसल्स यूज होते हैं, सच एज बॉयलर्स, आपने नाम सुना होगा, बॉयलर्स यूज होता है, कंप्रेसर्स यूज होता है। ठीक है, बॉयलर्स, कंप्रेसर्स, इस टाइप के जो हमारे सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल वेसल्स जो हमारे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे फ्लूइड्स को कंटेन करते हैं, चाहे वो लिक्विड हो या एयर हो। ठीक है, दोनों को जो कंटेन करते हैं उन्हीं टाइप के वेसल्स को हम प्रेशर वेसल्स कहते हैं। ठीक है, अब नाउ आपकी जो इंडस्ट्रीज में जो प्रेशर वेसल्स यूज होते हैं फ्रेंड्स, वो थिक प्रेशर वेसल्स यूज होते हैं, काफी मोटे और काफी बड़े प्रेशर वेसल्स यूज होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि बॉयलर की बात, अगर मैं आपसे बॉयलर की बात करूं तो ध्यान रखिए कि बॉयलर ऐसे छोटा सा या मेरे हाइट का बॉयलर नहीं होता है। बॉयलर 3-4 मंजिला बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है उतनी बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं। ठीक है, और जो आपके टर्बाइन्स होते हैं, इकोनोमाइजर्स होते हैं, है ना, इस टाइप के जो आपके मशीन्स जो यूज होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए एक पावर प्लांट काफी बड़ी चीज होती है। ठीक है, नाउ जो प्रेशर वेसल्स होते हैं वो भी 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो प्रेशर वेसल्स होते हैं वो भी आपके 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, जनरली 2 टाइप में, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल पर्पस में नहीं बोल रहा हूं मैं, जनरल टर्म्स में स्टडी के लिए 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है आपका थिन प्रेशर वेसल्स, पहला होता है आपका थिन प्रेशर वेसल्स, और दूसरा होता है आपका थिक प्रेशर वेसल्स, थिक प्रेशर वेसल्स। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है, यहां पर आप लोगों को सिर्फ एक चीज पढ़ना है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जनरल इंजीनियरिंग के लिए। जनरल इंजीनियरिंग के लिए बात कर रहा हूं मैं, मैकेनिकल, सिविल, गेट और आईएएस के लिए आपको दोनों पढ़ना है, बट जनरल इंजीनियरिंग के लिए क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, आई विल ओनली टीच यू द थिन प्रेशर वेसल्स, और वही है हमारा ये यूनिट। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूं कि थिन प्रेशर वेसल्स और थिक प्रेशर वेसल दोनों के बेसिक्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, थिन प्रेशर वेसल्स वो वेसल्स होते हैं जिनका थिकनेस, जिनके वेसल्स का थिकनेस चाहे वो सिलिंड्रिकल हो या स्फेरिकल हो, ठीक है, उनके जो वेसल्स का जो थिकनेस होता है वो उनके 1/10 या 1/15 ऑफ द डायमीटर से भी लेस होता है। तो चलिए हम लोग पहला इसमें लिख देते हैं थिन प्रेशर वेसल्स, थिन प्रेशर
वेसल्स। ठीक है, चलिए पहला आता है हमारा थिन प्रेशर वेसल्स। क्या कहा मैंने अभी थिन प्रेशर वेसल्स के बारे में? द प्रेशर वेसल्स, ठीक है, द प्रेशर वेसल्स whose thickness are less than 1/10th or 1/15th of the diameter of the vessels are known as thin pressure vessels। ओके, देखिए बहुत इजी है। वो प्रेशर वेसल्स जिनका थिकनेस उनके डायमीटर के 10वें या 15 गुना जो कम है उससे भी कम हो। देखिए इसको मैं मैथमेटिकली अगर मैं आपको लिख के बताऊं, तो T इज लेस देन 1/10 to 1/15th ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो जिनका थिकनेस उनके 1/10 या 1/15th ऑफ द डायमीटर से भी कम होता है, तो उस टाइप के प्रेशर वेसल्स को हम क्या कहते हैं? थिन प्रेशर वेसल्स कहते हैं। बहुत इजी चैप्टर है फ्रेंड्स ये। ठीक है, आज का लेक्चर, कल का लेक्चर, परसों का लेक्चर खत्म। 3 लेक्चर में ये यूनिट खत्म हो जाएगा। सबसे हेक्टिक यूनिट था आपका पहला यूनिट, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर वो यूनिट आपको समझ में आ गया है फ्रेंड्स, तो देखिए ये सब बड़ी आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि उन्हीं यूनिट्स का एप्लीकेशन पार्ट है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये रहा आपका थिन प्रेशर वेसल। उसी तरह से दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका थिक प्रेशर वेसल। ठीक है, थिक प्रेशर वेसल। तो यहां पे सिर्फ डिफरेंस ये आ जाता है कि जिन प्रेशर वेसल्स का थिकनेस उसके 1/10th ऑफ द डायमीटर से भी ज्यादा हो। ठीक है, तो इसको भी मैं लिख देता हूं, when the thickness of the pressure vessel, pressure vessels, pressure vessels is greater than 1/10th of the diameter, then the pressure vessels are known as thick pressure vessels। थिक, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ओके, थिक प्रेशर वेसल्स। ठीक है, बहुत इजी है। जब आपका थिकनेस प्रेशर वेसल्स का उसके 1/10th ऑफ द डायमीटर से ज्यादा होगा, तो वो वहां पे थिक प्रेशर वेसल कहला जाएगा। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे ये आई होप ये देखिए, ये सब डेफिनेशन लिखना जरूरी है ओके, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका, इसको मैं मैथमेटिकली लिख देता हूं। ओके, तो यहां पे अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं, तो थिकनेस शुड बी ग्रेटर देन 1/10 ऑफ डी। ठीक है, तो ये कौन सा प्रेशर कहला जाएगा? प्रेशर वेसल, ये थिक प्रेशर वेसल कहला जाएगा। ठीक है, नाउ यहां पे इस यूनिट में या इस चैप्टर में हमें स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है और स्ट्रेन के बारे में पढ़ना है, जो कि प्रेशर वेसल्स में जनरेट होता है। ठीक है, उनका वैल्यू, उनका मैग्नीट्यूड, ये सब हमें पढ़ना है। तो थिन प्रेशर वेसल्स और थिक प्रेशर वेसल्स के स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू अलग अलग होती है। तो आपको यहां पे जो मेन सिलेबस में है वो आपका है थिन प्रेशर वेसल्स। ठीक है, तो जो नया टॉपिक हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्ट्रेसेस इन थिन प्रेशर वेसल्स। ठीक है, स्ट्रेसेस इन थिन प्रेशर वेसल्स को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। चलिए इसको भी स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो आपके थिन प्रेशर वेसल्स होते हैं, उनमें जनरली 2 टाइप्स के ही स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? जो भी आपके थिन प्रेशर वेसल होते हैं उसमें 2 ही टाइप के आपके। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं और उनका नाम है द फर्स्ट इज, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, जो पहला है वो है
सरकमफरेंशियल स्ट्रेस, जिसको हम कहते हैं हूप स्ट्रेस भी, हूप स्ट्रेस। और जो दूसरा टाइप का हमारा स्ट्रेस इंड्यूस होता है, ठीक है, जो दूसरा टाइप का हमारा स्ट्रेस इंड्यूस होता है थिन प्रेशर वेसल्स में, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। ओके, नाउ अब आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि भाई हमारा जो थिन प्रेशर वेसल्स है उसमें स्ट्रेस होता क्यों है। ठीक है, मैं यूनिट 1 में जब आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैं बोलता था कि जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की वजह से वहां पे स्ट्रेस इंड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि पहले स्ट्रेन आता है और उस स्ट्रेन को काउंटर करने के लिए बॉडी स्ट्रेस जनरेट करती है। ठीक है, और मैंने आपको यूनिट 1 में ये भी पढ़ाया था कि प्रेशर और जो स्ट्रेस का मैंने डिफरेंस पढ़ाया था आपको। मैंने यूनिट 1 में प्रेशर और स्ट्रेस का डिफरेंस पढ़ाया था और मैंने वहां पे एक पॉइंट लिखवाया था, क्योंकि ड्यू टू प्रेशर स्ट्रेस इज डेवलप्ड। मैंने आपको क्या लिखवाया था? ड्यू टू प्रेशर स्ट्रेस इज डेवलप्ड, बट स्ट्रेस के लिए कंडीशन जरूरी नहीं था। स्ट्रेस की वजह से प्रेशर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट प्रेशर की वजह से स्ट्रेस इंड्यूस होता है। ठीक है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, आपका स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है और बहुत सारी चीजें। ठीक है, नाउ क्योंकि इस यूनिट का नाम ही है प्रेशर वेसल्स, इसलिए यहां पर जो आपका स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, चाहे वो सर्कमफरेंशियल या रेडियल डायरेक्शन में मैं कहूं या चाहे मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कहूं, वो होता है ड्यू टू प्रेशर ऑफ द फ्लूइड्स। ठीक है, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे प्रेशर वेसल्स होते हैं उनमें जो स्ट्रेस होता है वो किसकी वजह से डेवलप होता है। तो आपको ऑप्शन दे सकता है फोर्स, ठीक है, प्रेशर, स्ट्रेन, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शंस या 5 ऑप्शंस दे सकता है। सो the stresses in pressure vessels, ठीक है, are induced due to the pressure exerted by the fluids inside the vessels। ठीक है, तो यहां पर जो आपका स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो ड्यू टू प्रेशर ऑफ द फ्लूइड्स इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, आप लोग जनरली सुनते होंगे, जितने भी लोग हैं आप लोग सुनते होंगे कि भाई प्रेशर वेसल कहीं का फट गया, कहीं गैस लीक हो गई। ठीक है, तो वो क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए ही तो होता है। देखिए क्या होता है, अगर मटेरियल फ्लूइड का प्रेशर को झेल नहीं पाता तो वहां पे क्रैक्स आ जाता है और ये बहुत ही डिजास्टर्स होता है किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक और लाइफ का लॉस होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो फ्लूइड्स के, जो हमारे प्रेशर वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड्स होती हैं वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में रहती हैं, काफी हीटेड फॉर्म में भी रह सकती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो उसके वॉल्स पे ऑल द टाइम प्रेशर लगाते रहती हैं, जिसकी वजह से जो प्रेशर वेसल्स के जो बॉडी है वो स्ट्रेस इंड्यूस करती है। ओके, तो जो हमारा स्ट्रेस प्रेशर वेसल्स में इंड्यूस होता है वो ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इनसाइड द वेसल्स की वजह से होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में। तो चलिए उसको भी हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहला वाला जो स्ट्रेस है सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैं डायग्राम बना रहा था तो उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था, इसलिए हम डायरेक्टली वीडियो यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ देखिए क्या है कि मैंने यहाँ पे एक थिन प्रेशर वेसल बनाया है, बहुत परफेक्ट नहीं बना है बट समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूं, यहां पे मैं ये कुछ पैरामीटर्स मान के चलता हूं। इस चीज को बताने से पहले मैं मान के चलता हूं कि डायामीटर, ठीक है, डायामीटर इस जो थिन प्रेशर वेसल का है वो है स्मॉल डी। ठीक है, यहां पर जो थिकनेस है, थिकनेस अगर मैं बता के चलूं कि यहां पे थिकनेस, क्योंकि ये थिन प्रेशर वेसल है तो थिकनेस ऑफ जो वेसल है यहां पे, ठीक है, याद रखेंगे थिन प्रेशर वेसल के लिए कर रहे हैं तो वो है स्मॉल टी। ओके, नाउ और जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ड्यू टू फ्लूइड, ठीक है, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू फ्लूइड्स, चाहे वो लिक्विड्स हो या गैसेस हो, कंटेनर्स की वजह से, तो वो क्या हो रहा है, मेरा पी, देखिए यहाँ पे मैंने पी को डिनोट कर रहा है और मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रेशर। ठीक है, प्रेशर यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं पी।
ठीक है। नाउ यहां पे अब आपको ये समझना है कि यहां पे जो सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस है वो हो क्यों रहा है। सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो मान लीजिए कि ये कंटेनर है, ठीक है। तो कंटेनर में जो फ्लूइड है, जब प्रेशर की वजह से उसके रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में प्रेशर लगाए और वो प्रेशर का नेचर कैसा हो, टेंसाइल नेचर का हो, ठीक है। तो जब वो प्रेशर का नेचर टेंसाइल नेचर का होता है, तो ये जो प्रेशर होता है इस को दो ट्रफ्स में बांटने की कोशिश करता है। देखिए ये जो आपका लेयर है, ठीक है, जो आपका अपर सरफेस है, इसको ट्रफ कहते हैं। तो ये प्रेशर जो होता है, जो फ्लूइड की वजह से एक्सर्ट होता है, इसकी ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो इस प्रेशर वेसल को दो इक्वल ट्रफ्स में बांटने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये जो इक्वल ट्रफ्स में बांटने की कोशिश करता है, तो यहां पे जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है प्रेशर वेसल्स के द्वारा, उसी को हम सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करके बताना चाहूं, अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करके लिखना चाहूं, तो सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द वेसल्स when the pressure due to the fluids inside, ठीक है, inside the vessels acts radially in the direction as shown। देखिए यहां पे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, यहां पे मैंने लिख दिया द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द वेसल्स व्हेन द प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड्स इनसाइड द वेसल एक्ट रेडियली इन द डायरेक्शन एज शोन। और उसका जो नेचर होता है, द नेचर ऑफ दिस प्रेशर, ठीक है, इज टेंजेंशियल, ठीक है। इसका नेचर कैसा है, देखिए टेंजेंशियल है, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, ठीक है, जैसे टेंशन फोर्स होता था हमारा, ओके। और इसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा था, वही हमारा क्या कहला रहा था, द स्ट्रेस इंड्यूस, ठीक है, इज नोन एज हुप स्ट्रेस, ठीक है, इज नोन एज हुप स्ट्रेस, या फिर हम कह सकते हैं सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। नाउ यहां पे देखिए, यहां पे अगर मैं मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताना चाहता हूं, तो मैथमेटिकली इसका जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, इसको हम लोग सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस को सिग्मा सी से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, तो सिग्मा सी की वैल्यू जो होती है वो होती है पीडी बाय 2t। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप लिखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। जो सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस की जो मैग्नीट्यूड होती है वो होती है पीडी बाय 2t, जहां पे p होता है प्रेशर, d होता है डायमीटर और t होता है थिकनेस, ठीक है। और इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा, या फिर हम इसे पास्कल भी कह सकते हैं। अब जो दूसरी चीज है, आप ये डायग्राम बना लेंगे, ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो दूसरा होता है, दूसरा टाइप का जो स्ट्रेस होता है, जो दूसरा स्ट्रेस होता है वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। क्या होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, चलिए तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहां हो रहा है, ये भी प्रेशर वेसल में ही जनरेट हो रहा है। तो यहां पे देखिए मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, द स्ट्रेस, ठीक है, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द longitudinal direction of the pressure vessels ड्यू टू दी, ये भी किसकी वजह से हो रहा है फ्रेंड्स, ये भी प्रेशर की वजह से हो रहा है, जो फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है वेसल्स के ऊपर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर वेसल्स ड्यू टू दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी फ्लूइड्स। अब ये फ्लूइड्स कैसे हो सकते हैं हमारे, लिक्विड्स या फिर गैसेस, दोनों हो सकते हैं, लिक्विड्स और गैसेस, ठीक है। इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल
स्ट्रेस। ठीक है, ये क्या होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम सिग्मा एल से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा एल। देखिए सिग्मा सी, सी फॉर सर्कमफरेंशियल, एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, बहुत इजीली इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूं तो ध्यान रखेंगे सिग्मा एल की जो वैल्यू होती है वो होती है पीडी बाय 4t। ठीक है, क्या इसकी वैल्यू होती है? पीडी बाय 4t। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखेंगे पीडी बाय 4t। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर क्या होता है? पास्कल होता है। नाउ यहां पे आपको समझ में आ गया प्रेशर वेसल क्या होता है, आपको पता चल गया थिन प्रेशर वेसल क्या होता है, आपको पता चल गया थिक प्रेशर वेसल्स क्या होता है। ठीक है, थिन प्रेशर वेसल्स में कितने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं, ठीक है, क्यों इंड्यूस होते हैं, ठीक है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, और डायग्राम से भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, मतलब अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, तो वो अलोंग दी क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द डायमीटर। देखिए जो एक होता है रेडियल डायरेक्शन, एक होता है उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, तो आपके एक रेडियल डायरेक्शन पर जो स्ट्रेस लग रहा था वो आपका सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस था जिसकी वैल्यू ये थी, और एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे लग रहा था उसकी वैल्यू थी हमारी पीडी बाय 4t। नाउ एक और यहां पे चीज आप ध्यान रखेंगे जो कि फॉर्मूला से देखी जा सकती है, क्या उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, फॉर्मूला से एक चीज आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना है हमेशा और दिमाग में रखना है ये बात। देखिए सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू मैंने लिखी थी पीडी बाय 2t और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू मैंने लिखी थी पीडी बाय 4t। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इन दोनों फॉर्मूला को जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां से एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है कि लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस होता है वो हमारे सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस का आधा होता है। ओके, तो ये रहा आज का ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये यूज होगा आपके स्ट्रेन्स में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेन्स डेवलप्ड इन द प्रेशर वेसल्स, इन द थिन प्रेशर वेसल्स, और उसमें ये कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगा। ठीक है, देखिए यहां पे है पीडी बाय 2t और यहां पे है पीडी बाय 4t, तो यहां से रिलेशन क्या आ रहा है, दैट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आई होप आपके आज के लेक्चर में आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। चैप्टर 1 खत्म हो गया, उससे रिलेटेड आज फाइनल 2 न्यूमेरिकल्स भी मैंने कराए। आपको लाइव सेशंस में जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नंबर में लाइव सेशन में अटेंड करना है, वरना लाइव सेशन में नहीं लूंगा। मैं जो लाइव सेशन ले रहा हूं उसमें बहुत कम बच्चे अटेंड कर रहे हैं, डिमांड आप लोगों की बहुत ज्यादा होती है, पर आपका अटेंटिव जब मौका आता है कि आप वो चीज मुझे वापस करें तो वो आप मुझे करते नहीं है। ठीक है, तो लाइव सेशन में लूंगा, कम्युनिटी बॉक्स में जाके उसे हर कोई चेक करेंगे। ठीक है, अगर 50 से 100 लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो 50 से 100 लोग लाइव सेशंस में क्यों नहीं आते? ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, कम्युनिटी बॉक्स में जाके हमेशा चेक करते रहना है। बीपीएससी के लिए मैं जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को पढ़ा रहा हूं, पर हार्डली 10 से 20 लोग ही लाइव आते हैं। व्यूज हमेशा अच्छे हो जाते हैं, पर लाइव मुझे चाहिए कि आप लोग मुझसे लाइव कनेक्ट हो। जब तक आप लोग मुझसे लाइव कनेक्ट नहीं होंगे आप अच्छे से कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दूसरों को भी दिखाएं ताकि वो भी इसका फायदा उठाएं। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस अच्छी बात है, आप चाह रहे होंगे कि अनूप सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो हम ये चीज किसी और को ना बताएं, लेकिन बता दो यार, थोड़ा अपना भी कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। यहाँ पे हमने स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेन्स को यहाँ पे डिफाइन करेंगे और उनके फॉर्मूलाज का एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।